दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिक शास्त्र का पाठ 5। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है आपका जिला प्रशासन। तो इस पाठ में हमें किसके बारे में पढ़ना है? तो जिला प्रशासन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, उसके बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो देखो हम क्या क्या जानेंगे, जैसे कि जिला अधिकारी के बारे में हम समझेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम करते हैं। फिर जो जिला पुलिस प्रमुख होते हैं, मतलब एक जिला है, ठीक है, तो वहां पे जो पुलिस प्रमुख रहेंगे उनकी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, यानी कि जो जिला न्यायालय है, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। जहां पर देखो, जहां पर न्याय किया जाता है, जैसे कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुई किसी के बीच में, तो उसका न्याय कहाँ पर होगा? तो ये जो जिला न्यायालय है ना, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करें पढ़ना। सब लोग रेडी हो? तो आओ फिर हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे जिला अधिकारी के बारे में, ठीक है। तो जिला अधिकारी कौन होते हैं भाई? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। जिला प्रशासन का प्रमुख जो है वो कौन होते हैं? जिला अधिकारी होता है, बराबर। जिला प्रशासन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे प्रमुख कौन होता है? तो जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। उसकी नियुक्ति कौन करता है? ये जो जिला अधिकारी है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो जो आपका राज्य शासन है, ठीक है, वो करता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जिला अधिकारी को भूमि कर एकत्रित करने से लेकर जिले में कानून व सुव्यवस्था बनाए रखने हेतु अनेक कार्य करने पड़ते हैं। अब जो आपका जिला अधिकारी है ना, उसको क्या क्या काम करना होता है? तो भूमि कर वसूलना, यानी जो टैक्स है वो लोगों से लेना, यहाँ से लेकर के जिले में जो कानून व्यवस्था है वो अच्छे से चलती रहे, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो जिला अधिकारी की होती है। देखिएगा यहाँ पर जो जिला अधिकारी है, देखो इसके सारे काम यहाँ पर समझाए गए हैं। देखो आपको बताती हूँ, पहली बात तो कृषि और खेती के रिलेटेड कौन कौन से हैं, जैसे कि भूमि कर मतलब लगान एकत्रित करना, और खेती से संबंधित जो भी कानून है उनका पालन करवाना, सूखे व चारे की कमी का उपाय मतलब उपाय योजना करना, ये भी होता है। इसके अलावा कानून व्यवस्था में देख लीजिए, ये तो हमने कृषि और खेती में देखा। कानून व्यवस्था में क्या है कि जिले में शांति प्रस्थापित रहे, सामाजिक स्वास्थ्य अबाधित रखना, मतलब जो सामाजिक स्वास्थ्य का काम है वो प्रॉपरली चलता रहे बिना किसी बाधा के, इनका भी मतलब ये भी देखभाल करना इनकी होती है जिम्मेदारी। फिर सभाबंदी, कर्फ्यू, ठीक है, कभी कभी कर्फ्यू लगता है ना हमारे देश में या फिर किसी शहर में, तो उस टाइम पे भी सारी चीजों की जिम्मेदारी उठाना इनका ही काम होता है। चुनाव अधिकारी, अब यहाँ पे देखिएगा, चुनाव योग्य पद्धति से संपन्न करवाना, चुनाव संबंधी आवश्यक निर्णय लेना, ठीक है। मतदाता सूची अद्यतन करना, ठीक है, मतदाता सूची, मतदाता जो सूची होती है, जो वोटर लिस्ट होती है, उसकी समीक्षा करना, राइट। तो ये सारे काम होते हैं। आपदा प्रबंधन, यानी कि कोई आपदा आ गई, कोई डिजास्टर आ गए, तो उसका प्रबंधन में देखो कौन कौन से काम आ जाते हैं इनके। आपदा के समय तुरंत निर्णय लेकर होने वाली हानि को रोकना, मतलब कोई भी मान लो डिजास्टर आने वाला है, कोई भी आपदा आने वाली है, तो उस टाइम पे तुरंत निर्णय लिया जाए और फिर उससे होने वाली जो हानि है उसको रोक लिया जाए, इनकी ये भी जिम्मेदारी इनकी होती है। और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को निर्देश देना और आपदाग्रस्त लोगों का पुनर्वसन, यानी उनकी देखभाल करना, उनको वापस से फिर अच्छे कंडीशन में लाना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? तो जो आपके जिला अधिकारी हैं उनकी होती है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर समझ लिया है। ओके, चलो आगे बढ़े। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं तहसीलदार की, ठीक है। जिला अधिकारी हमने समझ लिया है प्यारे दोस्तों। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं तहसीलदार की। तो देखो प्रत्येक तहसील में, तहसील आप सभी लोग जानते हो होता है तहसील, ठीक है। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट होता है ना, तो उसी प्रकार से तहसील भी होता है। ओके, तो तहसील में कौन होते हैं? तहसीलदार होते हैं, बराबर। जो तहसील का, देखो तहसीलदार तहसील दंडाधिकारी के नाते विवादों का निपटारा भी करते हैं। यानी कि जो तहसीलदार होते हैं ना, अगर किसी के बीच में, कोई भाई भाई के बीच में, जैसे प्रॉपर्टी को लेकर के ये चलता है ना विवाद, कि नहीं ये जमीन मेरी, नहीं ये जमीन तेरी, तेरे को इतना मिलेगा, मुझे इतना मिलेगा, तो ये सबका फैसला करवाना किसका काम होता है? तो तहसीलदार का काम होता है। तो अगर किसी के आपस में कुछ लड़ाई हो रही है ना, तो वो किसके पास जाते हैं? तहसील का जो तहसीलदार होता है ना, उसके पास जाते हैं और जा करके अपने जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उनको वो बताते हैं। तहसील में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किस पर होती है? तहसीलदार पर होती है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। चलो तहसीलदार के बारे में हमने समझ लिया है। यहाँ पर देखो ना, सबसे ऊपर जिले का जिला अधिकारी होता है, फिर उसके बाद उप जिला अधिकारी होगा, ठीक है, और उसके नीचे कौन आता है? तहसीलदार आते हैं। ओके, जो तहसील के बारे में सारी चीजों की जानकारी रखते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे पटवारी आ जाता है, दो तलाठी ऑफिस वगैरह होते हैं वहां का कार्यभार संभालने के लिए, और ये पुलिस पाटिल होते हैं, एकदम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जिला प्रशासन की, देखो बात चल रही है, सबसे पहले पुलिस अधीक्षक आएंगे, फिर पुलिस उप अधीक्षक, उसके बाद पुलिस निरीक्षक आते हैं, और फिर यहाँ पे सहायक पुलिस निरीक्षक, ठीक है। तो देखो इस प्रकार
प्रकार से पूरी एक चेन बनी हुई है, ऐसे करके काम चलता है ना। चलो बच्चों, जिला पुलिस प्रमुख के बारे में हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। जिला अधिकारी आप लोगों को समझ में आया, तहसीलदार भी समझ में आया, इनके क्या क्या कार्य होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जिला पुलिस प्रमुख की। तो महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में एक पुलिस अधीक्षक होता है, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र की ही मैं बात नहीं करूँ, दूसरे भी जो आपके स्टेट है वहां पर भी जो जिले है ना, उसमें एक पुलिस अधीक्षक होता है। वह जिले का क्या होता है, मुख्य पुलिस अधिकारी होता है। देखो मेन पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर कौन होता है, तो यही होता है आपका पुलिस अधीक्षक, ये महाराज पुलिस अधीक्षक, ठीक है। फिर जिले में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने में जिला पुलिस प्रमुख जिला अधिकारी की मदद करता है। अब ये जो जिला पुलिस है ना, ये जो आपका जिला पुलिस है वो क्या करता है, वो ना जिला अधिकारी की मदद करता है कि कैसे जिले के अंदर शांति और सुव्यवस्था बनी रहे, ठीक है। और शहर में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने का दायित्व पुलिस आयुक्त पर होता है। देखो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो जिला पुलिस आप देख रहे हो और ये जो पुलिस आयुक्त है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, मतलब दो अलग अलग लोग हैं ये, ठीक है। एक आईपीएस लेवल का अधिकारी है, दूसरा भी आईपीएस का ही होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे ये जिला पुलिस जो है वो जिला अधिकारी की मदद करते हैं कि कैसे जिले के अंदर शांति और सुव्यवस्था बनी रहे, और ये जो पुलिस आयुक्त हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, शहर में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने का दायित्व इनका पुलिस आयुक्त का होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। मतलब दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत। देखो जैसे ये जो पुलिस अधीक्षक है, ये पुलिस दल का निरीक्षण करते हुए, देखो ये है कमिश्नर साहब जो पुलिस दल का पूरा जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब जिला न्यायालय की बात कर लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि झगड़े वगैरह भी होंगे ना, जो हमारा देश है, अब इसमें लोग रह रहे तो झगड़े वगैरह भी होंगे, कभी प्रॉपर्टी को लेकर के, कभी कुछ लेकर के, तो वो सारा जो निपटारा है वो कौन करता है, तो वो जिला न्यायालय करता है, ठीक है। जिला न्यायालय जिले के लेवल पर होता है, ओके। वैसे देखा जाए तो हाई कोर्ट होता है हमारा, सुप्रीम कोर्ट होता है ना, तो उसी प्रकार से आपका जिला न्यायालय भी होता है अलग अलग लेवल पर। तो देखो अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत झगड़ों का निपटारा करना, विवादों पर न्याय करना और विवादों का तुरंत निराकरण करना जैसे कार्य जिला स्तर के न्यायालय को करने पड़ते हैं। यानी जो जिला स्तर का न्यायालय है तो उसके अधिकार क्षेत्र जो भी है वहां पर अगर कोई झगड़ा वगैरह हो रहा है तो उसका निपटारा करो, सही रूप से जो विवाद है उसको सुलझाइए। तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, तो जो जिला स्तर पर न्यायालय होते हैं उनकी होती है ना। भारत के संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका की निर्मित की है, बिल्कुल सही है ना। जब हमारे भारत का संविधान बन रहा था तो वहां पे संविधान आप जानते हो ना, एक पूरी पुस्तक है जिसके अंदर सारे नियम लिखे गए हैं, किसको क्या करना है, कैसे रहना है ना, नागरिकों को कैसे रहना है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो वहां पे न्यायपालिका को भी मतलब उसके अंदर शामिल किया गया था। न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर भारत का सर्वोच्च यानी कि उच्चतम न्यायालय होता है। यानी न्यायपालिका में सबसे ऊपर क्या आता है, आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उच्चतम न्यायालय आता है। और फिर उसके अधीन उच्च न्यायालय होते हैं, यानी कि जो आपके हाई कोर्ट्स होते हैं ना वो उसके अधीन होते हैं। फिर उसके नीचे देखोगे तो आपके कनिष्ठ न्यायालय होते हैं, बराबर, मतलब इनके भी अलग अलग लेवल है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर ये कनिष्ठ न्यायालय। इसमें जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय और दीवानी न्यायालय का समावेश होता है। अब ये जो कनिष्ठ न्यायालय है इसके अंदर कौन कौन से न्यायालय आपके आ जाते हैं, तो देखो इसके अंदर आते हैं जिला न्यायालय आ जाता है, तहसील न्यायालय आता है और आपका दीवानी न्यायालय, इन सभी का इसके अंदर समावेश होता है, ठीक है। आइए हम समझे न्यायालय का कामकाज। देखो ऐसे करके न्यायालय का काम होता है, कामकाज होता है कि जज साहब हैं, ये लॉयर रहते हैं, है ना, जो केस लड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी चीजें यहाँ पर की जाती है, ठीक है। जिला स्तर के न्यायालय को जिला न्यायालय कहा जाता है। जो जिला स्तर का न्यायालय है उसको जिला न्यायालय कहते हैं। उसमें एक मुख्य जिला न्यायाधीश व अन्य कुछ न्यायाधीश होते हैं। मतलब सबसे पहले मेन एक न्यायाधीश होता है, एक जज होता है, फिर उसके बाद और भी कुछ जज होते हैं। जिले के विभिन्न मामलों की सुनवाई और उसके बाद अंतिम निर्णय देने का कार्य किसका होता है, तो जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका होता है, वो लोग न्याय देते हैं। और तहसील न्यायालय में दिए गए निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है। मान लो जैसे तहसील न्यायालय में कुछ अपील दी गई है, कुछ भी निर्णय लिए गए हैं, तो उसके अगेंस्ट में, उसके विरुद्ध, जैसे लोग उससे खुश नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, उसके विरुद्ध जिला न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं कि आप फिर से इस केस की सुनवाई करो, हम इससे संतुष्ट नहीं है, ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। जिला न्यायालय को जरा आप समझ लो। देखो जिला न्यायालय दीवानी न्यायाधीश फिर दीवानी विवादों के लिए होते हैं। जिला न्यायालय में देखो एक तो दीवानी न्यायाधीश होते हैं जो दीवानी विवादों के लिए होते हैं, और सत्र न्यायाधीश में देखिएगा इसमें क्या किया जाता है, जो भी फौजदारी विवादों के लिए, जैसे देखो विवाद जो है ना प्यारे बच्चों वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो बहुत ही जघन्य अपराध होगा, किसी न किसी
किसी का मर्डर कर दिया, ये सारी चीजें तो वो यहाँ पर सुलझाई जाएंगी। और मान लो किसी भाई भाई के बीच में ऐसा झगड़ा चल रहा है या फिर किसी का पर्सनली कुछ मैटर है, किसी परिवार में उलझन आ गई है ना, छोटे मोटे जो चीजें होती हैं वो यहाँ पर सुलझाए जाते हैं दीवानी मामले, और यहाँ पर जो बड़ी चीजें होती है उनको यहाँ पर ये सत्र न्यायाधीश जो है इसको सुलझाते हैं। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को? तो इस प्रकार से ये होता है। ओके, चलो आपदा प्रबंधन की हम बात कर लेते हैं। तो चलो आपदा प्रबंधन भी एक बार देख ले फटाफट से। तो देखिएगा, जैसे कि हमें विविध आपदाओं का सामना करना पड़ता है ना, कई मतलब देखो कई सारी आपदाएं ऐसी होती हैं जो अचानक से आ जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। जैसे तूफान आ गया, कहीं पे अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारी आपदाएं हैं जिन्हें हमें क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो बाढ़, आग, चक्रवात, बादलों का फटना, कहीं पे बादल फट जाता है, ओलावृष्टि होना है ना, ओलावृष्टि, भूकंप आ जाना, भूसंकलन जैसी प्राकृतिक, जैसे पहाड़ जो है वो खिसक गया, ठीक है, जमीन खिसक गई, ऐसे सारी प्रॉब्लम्स आती है ना। या फिर कोई दंगे फसाद हो गया, कहीं पे बम विस्फोट हो गया, बांध का टूटना, और कोई महामारी फैल गई, कोई भी बीमारी जैसे कोरोना फैला था, तो ये सारी चीजों का हमें सामना करना पड़ता है ना। ऐसी आपदाओं से बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन होता है, यानी जब ऐसी कोई आपदाएं आती है, कहीं पे बाढ़ आ गई, तो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं क्योंकि वहां पे रहने लायक नहीं है ना। तो ऐसे में क्या होता है, लोगों का विस्थापन होता है, जन धन की हानि भी होती है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, अतः पुनर्वसन की समस्या भी महत्वपूर्ण बन जाती है। फिर उसके बाद क्या होगा, लोगों को फिर से जैसे वो पहले जी रहे थे उस प्रकार से करना, मतलब उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है ना, क्योंकि बाढ़ के कारण लोगों के घर उजड़ चुके हैं। अब वापस से उनका जीवन ठीक करना ये एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज होता है। आपदा का सुव्यवस्थित और नियोजन पद्धति से मुकाबला करने की पद्धति को आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन हम किसको कहते हैं, जैसे कोई आपदा आई तो उसको किस प्रकार से मैनेज करना है कि प्रॉपरली हम कम से कम नुकसान मतलब हो सके, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आपदा प्रबंधन करते हैं, यानी कि उसकी प्लानिंग करना, ठीक है, कि मान लो कोई आपदा आए तो हम उससे कैसे निपट सकते हैं, प्रॉपरली सारी चीजें पहले से अच्छे से बना करके रखना चाहिए। ओके, आपदा प्रबंधन के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो कोई भी अभी आपदा जो है वो हमें पता नहीं कभी भी आ सकती है ना, तो इसके लिए प्रॉपरली जो फंड है, पैसे हैं, वो सरकार अलग से रखती है आपदा प्रबंधन के लिए, कि अचानक से कहीं पे बाढ़ वगैरह आ गई तो उस टाइम पे हम उस पैसे का खर्चा कर सकते हैं और लोगों की सहायता कर सकते हैं। अगर ऐसा वो नहीं किए रहेंगे तब सरकार को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है तो लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे, लोगों की मदद नहीं करेंगे तो ऐसे कंडीशन में लोग ज्यादा मारे जाएंगे, है ना। तो आपदा प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आपदा प्रबंधन में संपूर्ण जिला प्रशासन कार्यरत रहता है। तकनीकी विकास के कारण आजकल अनेक आपदाओं का पूर्वानुमान भी हो सकता है। जैसे अब जो तकनीक है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि अगर कहीं पे तूफान वगैरह आने वाला रहता है तो तुरंत के तुरंत जो वो लोग हैं मशीनों की मदद से, टेक्निक्स की मदद से पता लगा लेते हैं हमारे वैज्ञानिक लोग, है ना। जैसे बाढ़ आने वाली है, आंधी तूफान आने वाली है, तो पहले से ही उसकी सूचना दे दी जाती है। टीवी में तो पहले ही आने लगता है कि यहाँ पर इस जगह पर ये चक्रवात, ये तूफान इतने बजे पहुंचेगा, तो सारे लोग उस जगह को खाली कर दो, ऐसे करके न्यूज में आता है ना। हाँ, तो वही है, साइक्लोन आने वाला रहता है, पहले ही सूचना दे दी जाती है, आज साइक्लोन का अलर्ट है भैया, सब लोग घर में रहेंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा, फिर सब लोग सुन करके घर में ही रहते, बाहर नहीं जाते, ठीक है। इन प्रणालियों से खतरे की सूचना मिल जाती है। ओके, समझ में आया प्यारे बच्चों? तो यही सारी बातें हैं जो यहाँ पर दिया गया है। देखो हमेशा ध्यान में रखो, क्या ध्यान में रखना है कि आपदा के समय सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सरकारें तो अपने लेवल पे काम करेंगी, लेकिन हमें भी तो उसके लिए सतर्क रहना चाहिए, है ना। आपदा का सामना करने के लिए लोगों को विभिन्न संस्थाओं की मदद की आवश्यकता होती है, उनसे त्वरित संपर्क किया जा सके, ठीक है। इसके लिए अपने घर के दर्शनीय हिस्से पर अस्पताल, पुलिस, दमकल विभाग, रक्त पेढ़ी यानी कि ब्लड बैंक आदि के फोन नंबर लिखकर रखें, है ना। आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है, हर काम सरकार करेगी क्या। देखो आपदा के समय पे ये सारी सहायताएं आपको आसानी से मिल जाए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो पुलिस वगैरह दमकल का नंबर होता है ये सब आप अपने पास लिख करके रखो, ताकि जरूरत के समय पे वो काम आ सके। अपने मित्रों से भी ऐसा करने के लिए कहें, ठीक है। आइए, क्या तुम जानते हो, क्या जानते हैं हम लोग, ये भी हम एक बार समझ लें। देखो महाराष्ट्र में जो है ना, अनेक अधिकारियों ने प्रशासन में सुधार लाने के लिए प्रयोग किए। जो अधिकारी हैं, ठीक है, उन्होंने कई सारे मतलब प्रयोग किए, तो इसमें से जो प्रयोग सफल हुए हैं
उनका अलग से नाम रखा गया है और उसको उसी पैटर्न के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे लखीना पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया था, देखिएगा, प्रशासन कार्यक्षम बने, नागरिकों को मिलने वाली सार्वजनिक सेवाएं उत्तम और स्तरीय हो, इसके लिए अहमदनगर जिले के तत्कालीन जो जिला अधिकारी थे श्री अनिल कुमार लखीना ने प्रशासन में विविध सुधार किए थे, यानी वो लोगों को अच्छे से सुविधाएं मिले, ठीक है, अच्छे से सारा मैनेजमेंट हो पाए, इसके लिए यहाँ पे ये जो जिला अधिकारी थे अनिल कुमार जी, इन्होंने कुछ सुधार किए थे, ठीक है। तो उसी को क्या कहा जाता है, लखीना पैटर्न कहा जाता है, क्योंकि इनका सरनेम लखीना ही था, तो इसीलिए इनके नाम पे ये पैटर्न रख दिया गया। कार्य पद्धति का प्रमाणीकरण, लोगों को आसान भाषा में नियम समझाना आदि प्रशासनिक परिवर्तन किए गए, ठीक है। मतलब जो भी नियम है वो लोगों को, जैसे देखो नियम अगर ऐसे बहुत ही हाई फाई लैंग्वेज में बोलेंगे, जो पब्लिक है वो कुछ नहीं समझ पाएगी, तो पब्लिक को उनकी भाषा में समझाना बहुत जरूरी है। आप भी सोचिए ना, अगर मैं यहाँ पर आऊं और अपने से कोई भी भाषा बोल करके, ठीक है, आप लोगों को पढ़ा करके चली जाऊं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप मुझसे इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे, दूसरी बार आप मुझसे पढ़ना पसंद नहीं करोगे। लेकिन वही अगर मैं सिंपल भाषा में आप लोगों के भाषा में पढ़ाऊं तो आप पढ़ना पसंद करोगे। तो सेम चीज इधर भी है ना, जब लोगों को उनकी भाषा में समझाई जाएगी तो वो लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। लोगों के विविध कार्य एक ही छत के नीचे हो, इसलिए उन्होंने एक खिड़की की योजना भी शुरू की थी लखीना पैटर्न के अंदर। फिर यहाँ पे दलवी पैटर्न आ जाता है। तो ये जो जिला अधिकारी थे श्री चंद्रकांत दलवी, इन्होंने ये वाली, मतलब इन्होंने कुछ अलग से चीजें की थी, ठीक है। जैसे देखिएगा, जिनको दलवी पैटर्न के नाम से जाना जाता है, देखिएगा, टेबल पर कागजों और फाइलों के ढेर न लगने देना, किसी भी काम का निपटारा उसी दिन करना व निर्णय लेने में गतिशीलता लाना ही उनके सुधार का प्रमुख उद्देश्य था। यानी उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था, जैसे होता है ना कि कोई काम है, अब फाइल, मतलब फाइल टेबल पे पूरी इकट्ठा हो जाती है, पूरा का पूरा पेंडिंग वर्क रहता है, तो वो इसके ऊपर काम कर रहे थे कि कोई भी फाइल न रहने नहीं चाहिए, यानी सारे जो काम है हमारे समय से होने चाहिए, रोज के रोज, आज कोई केस आया तुरंत वहां पे उसको खत्म करो, निपटारा करो, ठीक है। तो ऐसा इनका मुख्य उद्देश्य था, है ना। यह पैटर्न जीरो पेंडेंसी यानी शून्य विलंब से भी, विलंब के नाम से भी जाना जाता है, यानी देरी नहीं होगी, किसकी भी याचिका आई तुरंत के तुरंत उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। इस व्यवस्था से निर्णय में होने वाले विलंब पर रोक लगी और इस पैटर्न से प्रशासन में गति आने लगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम तीसरा देखेंगे चहांदे पैटर्न। इसमें क्या हुआ कि जो नासिक के तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजय चहांदे थे, इनके द्वारा ये किया गया, राइट। तो प्रशासनिक सुधारों को चहांदे पैटर्न के नाम से जाना जाता है। और कहाँ गए हम, प्रशासन व सामान्य लोगों के बीच की जो दूरी है वो कम हो, लोगों के प्रति प्रशासन का उत्तरदायित्व बढ़े, जनता के सहयोग से विकास कार्य की प्रधानता तय की जाए। समझ रहे हो, ये कुछ अलग ही भाषा है, मैं आपको बता दूं। देखो, लोगों के प्रति प्रशासन का उत्तरदायित्व बढ़े, यानी जो प्रशासन है वो अपनी जिम्मेदारी को समझे कि मुझे अगर चुन करके भेजा गया है, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ तो मुझे अच्छे से काम करना चाहिए, वो जिम्मेदारी इनको समझ में आनी चाहिए, है ना। जनता के सहयोग से विकास कार्य की प्रधानता तय की जाए, ओके। और फिर इसके लिए ग्रामस्थ दिन योजना प्रारंभ किया गया, ठीक है। ग्रामस्थ दिन योजना, और प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी निश्चित दिन पर गांव में जाकर लोगों से वार्तालाप करें, ठीक है। ग्रामस्थ दिन योजना यानी इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी है या फिर कर्मचारी है, वो एक निश्चित दिन था कि इस दिन आपको यहाँ पर जाना है, उस दिन आपको यहाँ पर जाना है, वहां पर जाकर के गाँव के लोगों से बातचीत की जाए, उनकी समस्याएं दूर करने के प्रयास करें, उनकी समस्याओं को समझें, ठीक है। तो इसके लिए ये ग्रामस्थ दिन योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो ये सारी चीजें हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर आपका ये जो पार्ट है ये होता है समाप्त, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, देखो सारी चीजें आपकी पूर्ण हो चुकी हैं, तो बस आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को देखना है और पढ़ाई करनी है। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे बताओ, और कोई वीडियो अगर आपको नहीं मिल रहे तो वो भी आप बताओ, प्लेलिस्ट में ना मिले तो बताना, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन।